सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। और मरुभूमि के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका मैं पंकज शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने मेवाड़ के बारे में पढ़ा था और अपना मेवाड़ किस प्रकार मेवाड़ का नाम मेवाड़ पड़ा था, और उसके बाद हमने मेवाड़ राज्य के झंडे के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार मेवाड़ राज्य के झंडे की आकृति है। उसके बाद हमने मेवाड़ के कुल देवता कुल देवी उनका भी जिक्र किया था। उसके बाद हमने मेवाड़ के गोयल शासक किस प्रकार सूर्यवंशी थे उनका भी जिक्र कर लिया था। आज हम मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक और संस्थापक के बारे में गोयलों के पढ़ेंगे। तो गोयलों के वास्तविक संस्थापक तो थे गुहादित्य। गुहादित्य गोहिल वंश को क्या कहते हैं? गोहिलोत वंश। तो किस प्रकार गोहिलों की मेवाड़ में एंट्री होती है वो अपने को पता होना जरूरी है। तो इससे पहले हमने 4 या 5 मिनट की वो जानकारी है वो अपने पहले पढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति हुआ था व्यूशवान। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सूर्य से। इस व्यूशवान की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। इस व्यूशवान के वंश में राजा दशरथ, जो भगवान राम के पिता है, उनका जन्म हुआ। राजा दशरथ। और इसी दशरथ के वंशज में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम के वंशज में लव और कुश का जन्म हुआ था। लव और कुश के 108वें वंशज कौन थे? विजयभूप। माना जाता है कि यहाँ व्यूशवान से लेकर लव और कुश तक इनकी राजधानी कौन सी थी? प्रारंभ में अयोध्या। सूर्यवंश की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। और लव कुश के 108वें वंशज विजयभूप अयोध्या छोड़कर यहाँ गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता था, वल्लभी नगर। यहाँ चले जाते हैं और वल्लभी नगर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। कौन? विजयभूप। अब वल्लभी नगर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। इनके 6वें वंशज के रूप में जन्म होता है शीलादित्य का। 6वें वंशज किसका जन्म होता है? शीलादित्य। प्रश्न यहीं से पुटअप होता है कि शीलादित्य किस वंश से थे और किस वंश से थे? तो विजयभूप के 6वें वंशज शीलादित्य थे। और ये शीलादित्य वल्लभी नगर के शासक बन जाते हैं विजयभूप की मृत्यु के पश्चात। 6वें वंशज थे। 6वें बीच में 6 राजा और आए थे, उन्होंने वल्लभी नगर पर शासन किया था। उसके बाद शीलादित्य यहाँ के शासक बन जाते हैं। तो शीलादित्य जब शासक बनते हैं तब यहाँ एक क्षेत्र पड़ता था आबू में परमार वंश का शासन था। परमार वंश का शासन था। यहाँ की एक राजकुमारी थी पुष्पावती। राजकुमारी पुष्पावती थी। तो इनका विवाह शीलादित्य का विवाह पुष्पावती के साथ हो जाता है। और ये आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। तभी ये वल्लभी नगर में आकर रहने लगते हैं। तब कई साल बीत जाने के पश्चात इनकी 6 पुत्रियां थी। शीलादित्य और पुष्पावती के 6 पुत्रियां थी। तभी ये परेशान थी पुत्र प्राप्त न होने के कारण। तभी आबू में एक मंदिर था अर्बुदा देवी का। यहाँ पर अर्बुदा देवी। तो ये 6 पुत्रियों की प्राप्ति के बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा या मनोकामना लेकर पुष्पावती है वो कहाँ चली जाती है? अर्बुदा देवी के पास। अर्बुदा देवी मंदिर में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर। तभी पीछे से गुजरात पर किसका आक्रमण होता है? यहाँ पर
अरबों का आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण। तभी शासक कौन थे यहाँ पर? शिलादित्य। इस अरबों का भयंकर आक्रमण होता है और इसमें शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु, शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। तभी यह बात किसको पता चलती है? पुष्पा देवी को, पुष्पावती को पता चलती है। तभी राजपूत स्त्रियों के सामने 3 धर्म होते थे अपने पति की मृत्यु के पश्चात, या तो वे सती हो, और दूसरा यह था कि जब कोई राजपूत स्त्री गर्भवती है तो वह सती तो हो नहीं सकती, और तीसरा प्रस्ताव यह था कि पति की मृत्यु के पश्चात वह अपने पिता के घर पर जाकर नहीं रह सकती थी। ये तीनों ही कंडीशंस पुष्पावती के सामने पैदा हो गई थी। तभी ये यहाँ जाती है। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता था गुजरात से नीचे, वीरनगर, वीरनगर। यहाँ एक ब्राह्मणी थी कमलावती, उसके पास चले जाती है, जो एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके पास जाकर रहने लगती है। तभी इनके पुष्पावती के पुत्र का जन्म होता है, और ये पुष्पावती क्या हो जाती है? सती, अपना पहला पति धर्म निभाती है, क्या हो जाती है? सती, और अपने पिता के घर भी नहीं जाती, और गर्भवती होते हुए भी सती नहीं होती। ये तीनों धर्म का पालन करती है। तभी पीछे से वीरनगर में एक जो ब्राह्मणी थी कमलावती, वह पुष्पावती के पुत्र की लालन पालन करती है, कमलावती। तो ये एक विधवा ब्राह्मणी थी। ये समाज के डर से भी ये पुत्र कहाँ से आया, इसको एक गुफा में रखती थी। कहाँ पर? गुफा में। गुफा में रखने के कारण इस पुत्र का क्या नाम पड़ गया? गुहादित्य, गुहादित्य। जब ये गुहादित्य बड़ा होता है ना, तभी ये कमलावती इसको अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताती है। तभी ये गुहादित्य अपने पिता का बदला लेने के लिए कहाँ पर चला जाता है? वल्लभी नगर पर आक्रमण करने की सोचता है। तभी अरब यहाँ से जा चुके थे, तभी वल्लभी नगर से। तभी ये यहाँ से होकर यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता था मेवाड़, मेवाड़ चला जाता है। कौन? गुहादित्य। और इसके साथ कौन होते हैं? भील। भीलों से ये एक वादा करता है कि इनके वंशज कभी उनसे कर नहीं लेंगे। तभी भील इनका साथ देते हैं और मेवाड़ पर आधिपत्य गुहादित्य स्थापित कर लेता है। यह तो थी प्रारंभिक जानकारी भीलों की। अब आगे बढ़ेंगे गुहादित्य किस प्रकार मेवाड़ पर शासन करता है। उसके बाद बप्पा रावल जैसे प्रतापी शासक भी पैदा हुए थे। गुहादित्य, इसे क्या बोलते हैं? गुहदंत। इस प्रकार मेवाड़ में भीलों की एंट्री होती है, गुहदंत। तो इसे क्या बोला जाता है? भीलों का आदि पुरुष, आदि पुरुष, भीलों का मूल पुरुष। भीलों का आदि पुरुष, भीलों का मूल पुरुष। उनके पिता का क्या नाम था? शिलादित्य। इनके पिता का क्या नाम था? शिलादित्य, जो कौन थे? वल्लभी नगर के शासक। माता का नाम था पुष्पावती। लालन पालन किसके द्वारा किया गया? वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती के द्वारा, कमलावती के द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। तो गुहादित्य के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी, वो हमने पढ़ ली है। अभी मेवाड़ के प्रतापी शासक बप्पा रावल के बारे में बहुत ही शानदार कहानी पढ़ेंगे, और आगे चलते हैं बप्पा रावल की ओर। जब गुहादित्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मेवाड़ में बीच में कई छोटे मोटे शासक आए थे, उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती। और उसके बाद
मेवाड़ के जो प्रतापी शासक हुए थे उनका नाम क्या था? बप्पा रावल। बप्पा रावल, इन्हें कहा जाता है काल भोज। कुछ विद्वान इनमें मतभेद मानते भी काल भोज बप्पा रावल को नहीं कहा जाता। जब बप्पा रावल काल भोज मेवाड़ के शासक बनते हैं तो इनके पिता का नाम पहले पता होना चाहिए। महेंद्र द्वितीय के उत्तराधिकारी थे ये, उत्तराधिकारी। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक, गुहिलों के वास्तविक या मेवाड़ में गुहिलों के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल। और मेवाड़ के प्रतापी शासक इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक, मेवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक। तो महेंद्र द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है, परंतु मेवाड़ का संस्थापक भुआदित्य था। वास्तविक संस्थापक तो काल भोज या बप्पा रावल को कहा जाता है और मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक ही काल भोज हुए थे। माना जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? हरित ऋषि। इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। माना जाता है कि प्रारंभ में ये बप्पा रावल है, ये हरित ऋषि की गायें चराते थे। तभी अरबों का आक्रमण होता है। अरबों का आक्रमण मेवाड़ पर होता है। और किसके नेतृत्व में होता है? जुनैद के नेतृत्व में। जुनैद के नेतृत्व में। और ये बप्पा रावल है, ये इस आक्रमण को तहस नहस कर देते हैं और जुनैद को वापस भगा देते हैं। तभी इनके गुरु यहाँ से इनसे प्रसन्न होकर इन्हें एक उपाधि देते हैं। उपाधि काल भोज, यानी बप्पा रावल की उपाधि देते हैं इन्हें, बप्पा रावल। ये उपाधि इन्हें इनके गुरु द्वारा दी गई है। तभी मेवाड़ के जब ये बप्पा रावल शासक बनते हैं तब एक इधर चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहाँ पर शासन कौन कर रहा होता है? मानमोरी यहाँ पर शासन कर रहा होता है। तभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये मानमोरी शासन कर रहा होता है। तभी बप्पा रावल यहाँ पर आक्रमण करते हैं और इस मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बप्पा रावल के कब्जे में आ जाता है। तभी तो सर्वप्रथम इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ये बात आपको बताना जरूरी है। राजधानी इन्होंने नागंदा उदयपुर को बनाया था। नागंदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। नागंदा उदयपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और चित्तौड़ दुर्ग के अधिपत्य होने के बाद ये मेवाड़ में क्या करते हैं? इस विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी करते हैं। क्या करते हैं? सोने के सिक्के जारी करते हैं। क्या करते हैं? सोने के सिक्के जारी करते हैं। मेवाड़ में सोने के प्रथम किसने सिक्के जारी किए थे? बप्पा रावल ने किए थे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2-3 बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। स्पेशल रीट और पटवार के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो आपका उत्तर बप्पा रावल ही होगा। और उसके बाद जब इस युद्ध का संजीव वर्णन चित्तौड़ विजय का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम गुहिलों के किस शासक ने आधिपत्य किया था? तो बप्पा रावल। इस युद्ध का संजीव वर्णन किसने किया था? तो अबुल फजल एक
कवि थे अबुल फजल। इन्होंने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में इस चित्तौड़ विजय का आईने अकबरी में संजीव वर्णन किया था। क्या किया था? संजीव वर्णन किया था, वर्णन किया। और इन्होंने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में एक मंदिर बनवाया था कैलाशपुरी, एकलिंगनाथ जी का, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ बनाया था? नागंदा उदयपुर में, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में नागंदा उदयपुर में। और नागंदा उदयपुर को ही अपनी राजधानी बना लिया था। और एक मंदिर और बनवाया था, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर यही नागंदा उदयपुर में बनवाया था इन्होंने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। तो ये प्रारंभ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बप्पा रावल किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो ये थे शैव संप्रदाय से। शैव, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूँ। बप्पा रावल शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे, अनुयायी थे या संप्रदाय। और इनके गुरु थे हरित ऋषि। ये किसके पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे, संप्रदाय के अनुयायी थे। तो मेवाड़ के बारे में, बप्पा रावल के बारे में इतनी जानकारी हमने पढ़ ली है। और अंत में इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? नागंदा उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा यहाँ से मैं आपको मिटा के बताता हूँ, मृत्यु कहाँ होती है? नागंदा उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, नागंदा उदयपुर। मृत्यु कहाँ होती है? नागंदा उदयपुर में। और इनकी छतरी पूछी जाती है कहाँ पर है, तो इनकी छतरी यहीं बनी हुई है, नागंदा उदयपुर में, नागंदा उदयपुर में। तो अपने मेवाड़ में बप्पा रावल के बारे में पढ़ लिया, तो सभी को धन्यवाद। कल पढ़ेंगे राजा अल्लट के बारे में, तो सभी को धन्यवाद।